Hello and welcome everyone to chemistry classes. First of all, we would like to sincerely apologize that we have not been able to regularly upload videos, and we will try to avoid it in future as much as possible. In this video, I will be continuing with the topic where I left, that is microwave spectroscopy, and specifically I will be covering spectrum of non-rigid rotor or elastic rotor in this video. जितना मुझे याद है, लास्ट वीडियो तक हमने ये कवर कर लिया था कि जितना भी अभी तक हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है, तो हमने किस अप्रोक्सीमेशन के साथ पढ़ा है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है दैट बिहेव्स लाइक अ रिजिड रोटर, वो एक रिजिड रोटर है। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हमारा मॉलिक्यूल एक्चुअली में रिजिड रोटर की तरह बिहेव नहीं करता है। एक्चुअली इट इज अ नॉन रिजिड रोटर। एक्चुअल में क्या है वो? एक नॉन रिजिड रोटर है, या फिर हम उसे और क्या बोल सकते हैं, एक इलास्टिक रोटर है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर वो नॉन रिजिड रोटर होगा तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमने सारे कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लिए थे क्वालिटेटिवली, और अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें उन क्वालिटेटिव डिस्कशन को अपने क्वांटिटेटिव डिस्कशन में लाना है। अभी तक हमने क्वालिटेटिवली डिस्कस किया था कि नॉन रिजिड रोटर होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब हमें क्वांटिटेटिवली डिस्कस करना है। क्वांटिटेटिवली डिस्कस करने का मतलब क्या है? अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी एनर्जी पे क्या फर्क आया है। और अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी पे फर्क आया है तो अल्टीमेटली हमारे स्पेक्ट्रम पे भी फर्क आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या स्टडी करना है, अल्टीमेटली हमें स्पेक्ट्रा स्टडी करना है। एंड स्पेक्ट्रा हमें किस बेसिस पे मिलता है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्या हैं, उनके बीच का गैप क्या है, क्योंकि जो उनके बीच का गैप है वही हमारी रोटेशनल ट्रांजिशन है। तो अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स चेंज हुए हैं तो रोटेशनल एनर्जी के ट्रांजिशंस में भी हमें फर्क दिखेगा, और वो फर्क हमें किस फॉर्म में दिखेगा, वो फर्क हमें स्पेक्ट्रम में जो उसमें बैंड्स आए हैं उन पे दिखेगा। तो अभी हमें यही स्टडी करना होगा क्वांटिटेटिवली। हमें याद है कि जब हमने रिजिड रोटर का रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो एक्सप्रेशन निकाला था, उसके लिए हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पार्शियली कॉल किया था, और हमें जो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला था दैट वाज Bj+1 when we are expressing the energy in centimeter inverse. Now similarly for non-rigid molecules or non-rigid rotor, we have to set up the Schrodinger wave equation, and then we will finally get the energy of rotational levels. So the energy expression that will come out, it will be Ej is equals to h square upon 8 pi square I j into j plus 1 minus h to the power 4 32 pi to the power 4 I square r square k j square j plus 1 whole square. And this is the energy expression when we are expressing the energy in joules. Now we can also express this energy in centimeter inverse. Then what will we have to do? We have to divide this EJ by HC. और जैसे ही हम इसे HC से डिवाइड करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? एक तो हमारा h स्क्वायर की जगह h हो जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा c डिनोमिनेटर में। सिमिलरली इधर क्या होगा, ये h टू द पावर 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा c आ जाएगा। तो ये तो हमारा वही कांस्टेंट हो गया जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पहले। दिस इज रोटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम b से एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे एक नया कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट।
जिसे हम जनरली डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डी जे से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर j plus 1 whole square, and this is when we are expressing the energy in centimeter inverse. So this is the expression for rotational energy levels in case of non-rigid rotor, and this has come after we have applied Schrodinger wave equation. So the final expression that we have got for centrifugal distortion constant dj is h to the power 3 divided by 32 pi to the power 4 I square r square kc when we are expressing it in centimeter inverse, and we can see that in the whole expression all the variables are familiar to us except this new variable which is k. और ये k मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था दैट दिस इज नथिंग बट फोर्स कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट की बात क्यों हुई है, बिकॉज नाउ आवर सिस्टम इज नॉन रिजिड रोटर और इलास्टिक रोटर, और जैसे ही हमारा सिस्टम इलास्टिक हो जाएगा तो a molecule will possess some vibrational energy because now the bond will stretch and compress periodically, और जब वो stretch और compress होगा तो it will possess some vibrational frequency। इसीलिए हमारे यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की बात हुई है। और इस फोर्स कांस्टेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज 4 पाई स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। और इस एक्सप्रेशन में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे लिए नई टर्म है दैट इज दिस न्यू बार, एंड दिस इज नथिंग बट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जिस वाइब्रेशन के साथ हमारा बॉन्ड वाइब्रेट कर रहा है ये वही फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये हमारा फोर्स कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक है। अगर हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा। और एक चीज जो हम यहाँ पे और देख सकते हैं वो ये है कि जो हमारी डीजे है दैट विल यील्ड अस पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये डीजे हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो डीजे अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमें देगा तो हम क्या देख सकते हैं कि नॉन रिजिड रोटर के लिए हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, दैट वाज बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा डीजे है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन होल स्क्वायर से भी हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एनर्जी है दैट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज जो हमारा रिजिड रोटर का एक्सप्रेशन था वो बी जे जे प्लस वन था और उसमें से हमने एक वैल्यू एक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है दैट इज कमिंग डाउन। जैसे जैसे हमारी जे की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी जे की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू देने लगेगा। तो फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ जे द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ रिजिड एंड नॉन रिजिड रोटर विल मैच सिग्निफिकेंटली, लेकिन जैसे जैसे हम हायर वैल्यूज ऑफ जे में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो नॉन रिजिड रोटर के लिए क्लोज होते जाएंगे, दे विल कम क्लोज, वो हमारे पास आते जाएंगे। ये चीज हम इस एनर्जी के एक्सप्रेशन से डिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने नॉन रिजिड रोटर में भी एक अप्रोक्सीमेशन लिया है कि जो हमारा मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक। और तभी हमें एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिला है बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इस अप्रोक्सीमेशन को सिंपल हार्मोनिक ना मानते हुए एन हार्मोनिक ही ट्रीट करेंगे, जो कि एक्चुअल सिनेरियो होता है एन हार्मोनिक, तो हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है दैट विल बी समथिंग लाइक बी जे जे प्लस वन
माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एच जे क्यूब जे प्लस वन होल क्यूब प्लस के जे टू द पावर 4 जे प्लस वन टू द पावर 4 एंड सो ऑन एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब हम देख सकते हैं कि और भी टर्म्स हमारी यहाँ पे ऐड होती जाएंगी अगर हम सिंपल हार्मोनिक के अप्रोक्सीमेशन को नहीं मानेंगे और सिस्टम को हम एनहार्मोनिक मानेंगे। जहां पे जो हमारे ये h है और जो हमारा ये k है, दे आर सम ऑल्सो सम स्मॉल कॉन्स्टेंट्स एंड दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो उसने वाइब्रेशन करते वक्त अटेन की है। लेकिन हमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जो ये हमारा h है और जो हमारा k है और जो ऐसे आगे फर्दर ऑर्डर में कॉन्स्टेंट्स आएंगे, दे आर वेरी नेग्लिजिबल, दे आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ d। तो इसीलिए हम इन एक्सप्रेशन को, जो हमारा ये फर्दर हायर ऑर्डर के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इन्हें हम इग्नोर करते हैं और हम अपना एक्सप्रेशन यहीं तक मान के चलते हैं जो हमारा सिंपल हार्मोनिक के केस में हमें मिला था। और जो भी आजकल हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं उसमें हम अपने स्पेक्ट्रा को इसी एक्सप्रेशन के साथ फिट करते हैं। जो हमारा सिंपल हार्मोनिक के अप्रोक्सीमेशन से हमें जो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है, इसी एक्सप्रेशन के साथ हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को स्पेक्ट्रम को फिट करते हैं। तो हम हायर ऑर्डर्स के जो टर्म्स हैं उन्हें इग्नोर करते हैं बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। Now when we are final with the energy expression of the rotational energy level for non-rigid rotor, now we can easily calculate then what will be the expression for the rotational transition. अब suppose हमारा ये J लेवल है और ये हमारा J+1 लेवल है, तो हम अगर J से J+1 की ट्रांजिशन कर रहे हैं तो what will be the change in energy? So now we can calculate the delta E, which will be expressed as EJ plus 1 minus EJ. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? It can be written as B J plus 1 J plus 2 minus T J plus 1 whole square J plus 2 whole square minus BJ J plus 1 minus D J square J plus 1 whole square. तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो we will get B common, J plus 1 into J plus 2 minus J into J plus 1 and minus plus D J square into J plus 1 whole square minus J plus 1 whole square J plus 2 whole square is equals to B J plus 1 into J, and this will be plus T J plus 1 whole square और अंदर आ जाएगा J square minus J square minus 4 minus 4J. J square will be cancelled, and if we take the minus common, then it will be 4 into J plus 1. So delta E will be 2B J plus 1 minus 4D J plus 1 whole square into J plus 1, which will be 2B J plus 1
minus 4d j plus 1 whole cube, and this we are expressing in centimeter inverse. So we can see that for the upward transition, that is from transition from j to j plus 1, the change in energy will be this 2b j plus 1 minus 4d j plus 1 whole cube, where j is the rotational quantum number of lower level. लोअर लेवल और इनिशियल लेवल। अब हम देख सकते हैं हमें इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है। इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा नॉन रिजिड रोटर का, वो हमारा सेम होगा नेचर में, सेम नेचर का होगा। बस उसमें फर्क क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम हायर वैल्यूज ऑफ जे की तरफ मूव करेंगे, हायर वैल्यूज ऑफ जे की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे विल कम क्लोजर। और ये हमें किस चीज से पता चल रहा है? बिकॉज डेल्टा ई इज 2b j plus 1, जो ये 2b into j plus 1 है, दिस इज द टर्म that was obtained in case of rigid rotor, और उस टर्म में से एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है विच इज 4d into j plus 1 होल क्यूब। तो इसका मतलब है जो हर लाइन हमारी स्पेक्ट्रा में प्रेजेंट होगी वो थोड़ी सी लोअर एनर्जी की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, और j प्लस 1 के होल क्यूब पे वो हमारी डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है दैट विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लोअर एनर्जी और लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी और लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ हमारी स्पेक्ट्रल लाइन डिस्प्लेस हो जाएगी। अभी जो चीज हमने मैथमेटिकली डिड्यूस की है उसे हम स्पेक्ट्रम की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि वो हम कैसे स्पेक्ट्रम की फॉर्म में देख पाएंगे। सपोज एक तरफ हमारे पास है रिजिड और एक तरफ है हमारे पास नॉन रिजिड रोटर। तो हमने बेसिकली अभी यहाँ पे दो चीजें निकाली हैं। एक तो हमने निकाला था रोटेशनल एनर्जी का लेवल, कि रोटेशनल एनर्जी का हमारा क्या लेवल है, और एक हमने निकाला था कि ट्रांजिशन के वक्त जो डेल्टा ई है, एक हमने ये निकाला है और एक हमने ई जे निकाला है। ट्रांजिशन हमने की थी जे से जे प्लस 1। ऑब्वियसली क्यों की थी? बिकॉज जो हमारा सिलेक्शन रूल है वो हमें बोलता है कि वाइल रोटेशनल ट्रांजिशन डेल्टा जे मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसीलिए हमने जे से जे प्लस 1 में ट्रांजिशन की थी। तो अभी हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या चेंज आया है? सपोज रिजिड रोटर के लिए हमारा जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, दिस इज जीरो, दिस इज j इक्वल 1, दिस इज j इक्वल 2, this is j equal 3, and this is j equal 4. Suppose this was the case for rigid. Now when we will go for non-rigid, तो non-rigid के केस में जब हम j इक्वल 0 में है तब तो वो हमारा सेम ही लेवल पे होगा, और जैसे जैसे हम 1 2 3 4 हायर की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी हमारी कम होती जाएगी। And this was because of that minus d j square j plus 1 whole square, because this term was getting subtracted from bj j plus 1। इसीलिए जैसे जैसे हम हायर j की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी थोड़ी 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 कम होती जाएगी। तो अगर हम देखें तो देयर इज अ स्लोप हियर, दे आर नॉट ऑन द सेम लेवल। जैसे जैसे हम हायर जे की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो ये डिक्रीमेंटल स्लोप है ये हमारा बढ़ता जाएगा। और अगर हम डेल्टा ई की बात करें, डेल्टा ई मतलब ट्रांजिशन की बात करें, मतलब अपने स्पेक्ट्रम की बात करें, तो रिजिड रोटर में हमारा क्या था? रिजिड रोटर में हमारी जितनी भी लाइंस आई थी वो हमारी सारी इक्यू डिस्टेंट थी। सपोज ये 2b 4b 6b 8b
10B, तो जो भी हमारा दो लाइंस के बीच में गैप था ये हमारा इक्वल था, सब में 2B था जब हमने कंसिडर किया था रिजिड रोटर। बट नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट द नॉन रिजिड रोटर, अब इसमें क्या होगा, मैं इसी के एनालोगस बना रहा हूं। जैसे ये 2B वाली लाइन तो बिल्कुल नीचे आ गई, जो 4B वाली लाइन है वो हमारी थोड़ी सी लो एनर्जी पे डिस्प्लेस हो जाएगी, 6B वाली थोड़ी सी और लो एनर्जी पे डिस्प्लेस हो जाएगी, ये वाली फिर और लो एनर्जी पे डिस्प्लेस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो ये हमारी लो एनर्जी या लो फ्रीक्वेंसी की तरफ हमें मिलने लगेगी। दिस स्पेक्ट्रम इज फॉर रिजिड एंड दिस इज फॉर नॉन रिजिड। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है जो हमें नॉन रिजिड रोटर या इलास्टिक रोटर के केस में स्पेक्ट्रम में दिखेगा। Now we are clear with the fact that how spectrum of elastic rotor will look like. और हम ये भी देख चुके हैं कि हमारे पास एक नया सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, DJ, while discussing this non-rigid और इलास्टिक रोटर। तो अब हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें पहले रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन में नहीं मिल रही थी। एक तो हमें क्या पता चलता है कि जब हम B एंड D के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो देन यू विल फाइंड दैट D इज इक्वल्स टू 16 B क्यूब पाई स्क्वायर म्यू C स्क्वायर बाई K, and this can be written as 4B cube divided by nu bar square। तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट और रोटेशनल कांस्टेंट के फॉर्मूले से आप ये वाला एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट, एक्चुअली यू नो द एक्सप्रेशन फॉर B एंड यू ऑल्सो नो द एक्सप्रेशन फॉर D। जब आप उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे देन यू विल ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ K एंड देन यू विल फाइनली ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। जब आपके पास सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट का ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा तो यू आर क्लियर that D equal 4B cube divided by nu bar square. This nu is vibrational frequency. So after getting the non-rigid rotor spectra, you know how to calculate D, then you will also be able to get B, and when you get D and B then you can easily calculate this nu bar. This is vibrational frequency, so you can comment on the vibrational frequency of diatomic molecule. We know that this vibrational frequency will not be accurate, but it will be very closer to accurate. और आप एक्चुअल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कब निकाल पाएंगे, वो हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, then you will be able to calculate the actual vibrational frequency or vibrational wave number in centimeter inverse using this spectroscopy, and then we can compare the wave number that we are obtaining from microwave spectroscopy. तो उस समय हम दोनों वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकते हैं कि माइक्रोवेव से जो हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिली है वो इंफ्रारेड से कितनी डिफर करती है। और ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू टेल दैट व्हाई इट इज डिफरिंग, बिकॉज एक तो हमने वहां पे एजम्पशन किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो सिंपल हार्मोनिक के अप्रोक्सीमेशन की वजह से जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ी सी एक्चुअल वैल्यू से हमें डेविएटेड ही मिलेगी। और एक दूसरा फायदा जो हमें नॉन रिजिड रोटर के स्पेक्ट्रा से होता है, इट इज दैट
we can calculate the force constant. We know that the expression for force constant is 4 pi square c square nu bar square mu. अब जब हमने D और B सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट और रोटेशनल कांस्टेंट की मदद से जब हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल वेव नंबर को कैलकुलेट कर लिया है, देन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट। और फोर्स कांस्टेंट जैसे ही हम निकाल लेंगे, देन वी कैन कमेंट ऑन द रिजिडिटी ऑफ द बॉन्ड और इलास्टिसिटी ऑफ द बॉन्ड। तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, बेसिकली उतना ही ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और अपना फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो दीज टू न्यू वेरिएबल्स वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द नॉन रिजिड स्पेक्ट्रा, नॉन रिजिड रोटर स्पेक्ट्रा इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। So now what is our final conclusion from the spectra of non-rigid molecules? So we can state that जब हमने molecules को rigid rotor माना था, तो तब हम मान रहे थे कि molecule में बिल्कुल भी elasticity नहीं है, but जो कि सच नहीं है। जब भी हमारा molecule rotate करेगा, तो the atoms of that molecule they will experience some centrifugal forces, and those centrifugal forces will be able to distort the molecular geometry. और जैसे ही हमारी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज होगी, वैसे ही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ जाएगा। अब जो हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन है, ये बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करता है। ये हमने बात भी करी थी कि जैसे जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन बढ़ता है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल एक ऐसे स्टेज पे पहुंच सकता है जहां पे वो डिसरप्ट हो जाएगा, बट वो जनरली रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, लेकिन इट इज बेसिकली स्ट्रेचिंग द बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो इसका मतलब है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट बढ़ेगा। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन इज रिड्यूसिंग द रोटेशनल कांस्टेंट, और इसीलिए जो हमारे एनर्जी लेवल्स थे वो हमारे पास पास आते जा रहे थे, और इसीलिए हमें जो स्पेक्ट्रा भी मिलेगा, उसमें भी जो हमारे बैंड्स होंगे, दे विल बी कमिंग or displacing towards lower energy or lower frequency as compared to the rigid rotor spectra। और एक बात हम और क्या डिड्यूस कर सकते हैं, वो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, इसका मतलब उतना ही इजीली हम अपने बॉन्ड को स्ट्रेच कर सकते हैं। और एक जो हमें मेन फायदा इससे होता है वो है कि दैट वी कैन कैलकुलेट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अवर bond which is vibrating, and then we can also comment on the stiffness or the rigidity of the bond. So that's all for this video. I will be continuing with this topic in our next videos. Thank you so much for watching this video.